गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का राइन्स एकेडमी फाउंडेशन में। मैं मोहम्मद शाहिद आपके इतिहास के डर को दूर करने के लिए आपके साथ जुड़ चुका हूं। जैसे कि आप सभी ने हमारा पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो आप जानते होंगे कि हम बिहार बोर्ड के जो पहला चैप्टर है इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो जो छात्र 2025 में बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा का एग्जाम देना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी हमसे जुड़ जाए ताकि हम उनके आगे की पढ़ाई को जारी रख सके। ठीक है, तो आप सभी का ज्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था, हम यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई इन कारणों के बारे में पढ़ लिया था हमने। उसके बाद हमने इटली की एकीकरण, जो कि क्लास 10th की पहले चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलिए है, इटली के एकीकरण, उसको पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इटली की एकीकरण में दो चरण आएंगे। इटली का एकीकरण, ठीक है, इसको हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, इटली की एकीकरण पूरे 2 चरणों में पूरा होगा, जिसका पहला चरण हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो चलिए आगे का शुरू करते हैं। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, आपको याद है कार्बोनरी के बारे में मैंने बताया था आपको। हमारा पिछला वीडियो कार्बोनरी के बाद ही समाप्त हुआ था। कार्बोनरी क्या थी? एक संस्था थी। एक क्या थी? संस्था थी। ठीक है, राष्ट्रवादियों की एक संस्था थी जो छापामार युद्ध करके राजतंत्र को खत्म करने का प्रयास करती थी। ठीक है, और इसका एक सेनापति बनता है जिसका नाम है मेजिनी। ठीक है, पूरा नाम ज्यूसेप मेजिनी। तो आपके बिहार बोर्ड के हर साल एक 2 नंबर के क्वेश्चन मान के चलिए अधिकांशतः तो ये रहते हैं कि मेजिनी कौन था। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मेजिनी कौन था? मेजिनी साहित्यकार था। उसे लिखना पढ़ना, कहानियां लिखना, किताबें लिखना बहुत पसंद था। मेजिनी साहित्यकार था और तो और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था तथा एक योग्य सेनापति था। बड़ा कैपेबल था एकदम, समझिए कि लड़ाई करने में बड़ा माहिर था। एक और बात, सेनापति कहने का मतलब ये मत समझ लिया किसी राजा के अंदर वो सेनापति था। वो एक जो संस्था थी कार्बोनरी, इस संस्था का सेनापति था। ठीक है, यहां लिख देते हैं मेजिनी कौन था? तो साहित्यकार। ठीक है, साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, विचारों का समर्थक। ठीक है, और योग्य सेनापति था। योग्य जरूर लिखना है क्योंकि इसकी योग्यता बहुत अच्छी थी। योग्य सेनापति था। ठीक है, अगर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आप इतना लिख के काम चला सकते हैं। आगे इसको जोड़ना होगा तो आगे मैं इसके बारे में बता रहा हूं। आपको याद है मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक क्या कहता था? जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लगने लगती है। ठीक है, तो आपको याद है 1830 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हुई तो यूरोप के ज्यादातर देश, सारे देश उससे क्या हो रहे थे? प्रभावित हो रहे थे। तो उससे प्रभावित होकर इटली में भी क्या होने लगी? आंदोलन बढ़ने लगा, राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन बढ़ने लगा। तो उन आंदोलनों का फायदा उठाकर मेजिनी ने क्या किया? एक आंदोलन किया इटली में। राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र को स्थापित करने का मेजिनी ने प्रयास किया, लेकिन बेचारा क्या हुआ? असफल हुआ। ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक था उस समय, उसने इसके आंदोलन को क्या कर दिया? दबा दिया। ठीक है, और बेचारे को पलायन करना पड़ा, इटली छोड़ना पड़ा। यहां पर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि मेजिनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसने, इसमें आप लिख सकते हैं कि उसने 1830 में फ्रांसीसी क्रांति का फायदा उठाकर इटली में आंदोलन करना चाहा। ठीक है, लेकिन बैठा हुआ था वहां पर मेटरनिक, आंदोलन करना चाहा लेकिन मेटरनिक ने कुचल दिया।
लेकिन मेटरनिख ने आंदोलन को क्या किया, दबा दिया। ठीक है, आंदोलन को क्या किया, दबा दिया। इतना आप जोसेफ मेज़नी के बारे में लिख सकते हैं। मेज़नी क्या था? मेज़नी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा योग्य सेनापति था। उसने 1830 में फ्रांसीसी क्रांति का फायदा उठाकर, जब फ्रांस सीखता है तो आपको पता ही है यूरोप को सर्दी लगती है, तो फ्रांस सीखा 1830 में, यूरोप को सर्दी लगने लगी, इटली को सर्दी लगी। इटली के लोग क्रांति के लिए क्या होने लगे, उत्तेजित होने लगे। उन्होंने क्रांति करना चाहा, और क्रांति करना चाहा तो आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन बैठे हुए थे मेटरनिख भैया। मेटरनिख ने बोला ऐसे ना चल, वो ना चलने दिया इन्होंने। ठीक है, उन्होंने आंदोलन को तुरंत क्या किया, दबा दिया। और मेज़नी क्या कर गया, पलायन कर गया। ये भी लिख सकते हैं कि मेज़नी पलायन कर गया, देश छोड़कर चला गया, पलायन कर गया। ठीक है, इतना। आगे देखिए, एक इंसान जैसा होना चाहिए, इतिहास आपको बहुत कुछ सिखाता है। इंसानों को कैसा होना चाहिए, आपने सुना होगा ना, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। उसी स्वभाव का ये मेज़नी था। मेज़नी भले ही चला गया, अब विदेश में जाके क्या करता है, वो डेट है 1831। ठीक है, 1831 में एक संस्था बनाता है, यंग इटली। याद रखिएगा, 1831 में यंग इटली नामक संस्था की क्या करता है, वो गठन करता है। यंग युवाओं को लेकर इटली को एक देश बनाने का ये क्या करता है, प्रयास करता है। और उसके 3 साल बाद 1834 में ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना करता है। यंग यूरोप की वो क्या करता है, स्थापना करता है। कौन करता है, मेज़नी। मेज़नी के इतने सारे काम हैं, आप बता सकते हैं। मेज़नी के बारे में समझिए कि अधिकांशतः आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मेज़नी कौन था, मेज़नी के क्या कार्य थे। तो मेज़नी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा योग्य सेनापति था। उसने 1830 की क्रांति का फायदा उठाकर इटली में आंदोलन करना चाहा, लेकिन मेटरनिख ने आंदोलनों को दबा दिया। अब आंदोलनों के बाद क्या करता है, आंदोलन के बाद 1831 में पहले वह यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना करता है, और फिर 1834 में वो क्या करता है, यंग यूरोप नाम की संस्था की वो क्या करता है, स्थापना करता है। 1831 में मेज़नी ने यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक 2 संस्थाओं का गठन कर दिया। अब उसने क्या किया, पहले ही वो तो पलायन कर चुका था इटली से, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख की वजह से उसने वहां से पलायन कर दिया था। अब जब 1848 का दौर आया, और 1848 के दौर में ठीक है, जब बहुत ज्यादा क्रांतियां हुई ऑस्ट्रिया में, तो आखिरकार आप कहावत सुने हैं, जो इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में गिरता है। तो मेटरनिख ने जो पलायन करवाया था मेज़नी को, मेटरनिख को भी ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। 1848 के दौर में मेटरनिख ने क्या किया, ऑस्ट्रिया छोड़ दिया, वो भी क्या कर गया, पलायन कर दिया। मेटरनिख ने ऑस्ट्रिया से पलायन कर गया। ठीक है, पलायन करना यानी छोड़ देना। ठीक है, अब क्या हुआ, मेज़नी को दिखा यहां पर एक बहुत अच्छा चांस, बोला बड़ा अच्छा चांस भैया, असली जो मेन दुश्मन था वो तो चला गया, अब इसे रोकने वाला तो कोई है नहीं, अब इटली का एकीकरण और आसानी से हो सकता है। तो अब इटली के एकीकरण को पूरा करने के लिए पुनः इसकी आगमन हुई। पुनः इटली की राजनीति में इटली में मेज़नी का आगमन होता है। मेज़नी का आगमन होगा। ठीक है, 1848 में फिर से मेज़नी आता है। अब देखिए एक बात यहां पर बार बार आएगा, सर्डिनिया पिडमाउंट। पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था, बार बार इटली की जगह पे सर्डिनिया पिडमाउंट शब्द बहुत बार आएगा इसके बाद, क्योंकि सर्डिनिया पिडमाउंट इटली का सबसे बड़ा राज्य था। आपको पता है कि इटली कई राज्यों में बटा हुआ था, तो सर्डिनिया पिडमाउंट उसमें से सबसे बड़ा राज्य था। तो इसीलिए अगर हम इटली कहना होगा तो हम इटली डायरेक्टली ना कह के हम सर्डिनिया पिडमाउंट कहेंगे। तो उस समय क्या हुआ, जब मेज़नी आया तो उस समय सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक जो था वो चार्ल्स एल्बर्ट था। ठीक है, सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था, सार्डिनिया मतलब इटली ही समझिए। ठीक है, सार्डिनिया पिडमाउंट मतलब इटली ही समझिए, क्योंकि सबसे बड़ा वो उस समय का राज्य हुआ करता था, सर्डिनिया पिडमाउंट।
ठीक है। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट इटली का एकीकरण ये भी चाहता था, क्योंकि देखो ये है राजा, सर्डिनिया पिडमाउंट एक राज्य है और इसका ये चार्ल्स एल्बर्ट जो है ये क्या है, राजा है। तो राजा को चाहिए अपनी सीमाओं को बढ़ाना, उसे पैसा चाहिए, सीमा बड़ी होनी चाहिए। तो ये भी इटली का एकीकरण चाहता था, लेकिन अपने नेतृत्व में चाहता था, सोचता था कि हम अपने नेतृत्व में क्या करें, इटली का एकीकरण कर दें और हम पूरे इटली के शासक बन जाएं। एकीकरण चाहता था। और उधर पोप भैया भी थे, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु, याद है रोम वाले इलाके में जब मेटरनिक लड्डू बांट रहा था तो रोम का इलाका उनको दे दिया था। तो उधर रोम का इलाका भी पोप भी धर्म राज्य बनाना चाहता था, सोचता था कि धर्म के आधार पर क्या करें, धर्म राज्य बनाना चाहता था इटली को। और इस तरह विचारों का टकराव होने से मेज़नी की पुनः हार होती है, और मेज़नी वापस क्या करता है, इटली से पलायन कर जाता है। इस तरह से होता यह है कि ज्यादा असर तो नहीं होता है एकीकरण की, एक जो नींव तैयार होती है, मेज़नी ने वो नींव तैयार कर दिया। मेज़नी ने लोगों को प्रोत्साहित कर दिया एकीकरण के लिए, इसीलिए मेज़नी को पितामह या मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है किसको, मेज़नी को, क्योंकि इसने क्या किया, एक बेस तैयार करके दिया वहां के लोगों को, एक एकीकरण की एक आस जगाई। आपको आएगा मेज़नी कौन था, या मेज़नी की कार्यों की चर्चा करे, या एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इटली के एकीकरण में मेज़नी के योगदानों की चर्चा करे, तो आप एकदम आराम से लंबा सा एक क्वेश्चन पूरा, राई का पहाड़ बनाने आता है आपको, नहीं आता होगा तो लड़कियों से सीख लीजिएगा, ठीक है। राई का पहाड़ बना दीजिएगा, क्या लिखिएगा, मेज़नी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, साहित्यकार तथा योग्य सेनापति था। उसने 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। 1830 में जब क्रांति का दौर आया तो वह इटली में आंदोलन करना चाहता था, लेकिन मेटरनिक ने आंदोलनों को दबा दिया और उसकी पराजय हो गई। फिर 1848 का दौर आया, जब मेटरनिक वापस चला गया राष्ट्रीय छोड़ के, तो फिर वो वापस आता है कि अब मकसद पूरा करने आता है, लेकिन फिर वहां पर उनको दिखते हैं ये कौन, चार्ल्स एल्बर्ट, जो कि इटली एकीकरण अपने नेतृत्व में चाहते थे, और पोप जो कि इटली को धर्म राज्य बनाना चाहते थे। इस तरह विचारों का टकराव होता है और विचारों के टकराव से जो एकीकरण का मार्ग है वो रुक जाता है, लेकिन एक बेस तैयार हो जाता है। ये था हमारा पहला चरण। मैंने शुरू में बताया था कि इटली की एकीकरण 2 चरणों में पूरी होगी, ये पहला चरण था। अब दूसरा चरण, ठीक है, दूसरा चरण में होता ये है कि आगे चलकर ये जो चार्ल्स एल्बर्ट है ना, चार्ल्स एल्बर्ट ये भी हार जाता है और नया शासक बनता है सर्डिनिया पिडमाउंट। देखिए यानी इटली, सर्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक बनता है, ठीक है, सर्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक बनता है। हाँ, तो सर्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक बनता है, वो बनता है विक्टर इमैनुअल। ये याद रखिएगा इस व्यक्ति को, विक्टर इमैनुअल। एक क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आता है कि विक्टर इमैनुअल के बगैर इटली का एकीकरण संभव नहीं था, कैसे। इटली का नया शासक कौन बनता है, सर्डिनिया पिडमाउंट। इटली कहने का मतलब सर्डिनिया पिडमाउंट, ठीक है। तो विक्टर इमैनुअल सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक बनता है और इसने काउंट काबूर को, ठीक है, काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बना दिया। ये प्रधानमंत्री वाला याद रखिएगा, पिछले क्लासों में भी हमने पढ़ा है किसने किसको प्रधानमंत्री बनाया था, ठीक है। तो इसने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया और आगे जो दूसरा चरण था, इटली के एकीकरण का जो दूसरा चरण था, ये काउंट काबूर और इसके बाद एक और व्यक्ति आएगा, गैरीबाल्डी। इसके बाद एक और कौन सा व्यक्ति आएगा, गैरीबाल्डी। इन दोनों के सहायता से इटली के एकीकरण का काम पूरा होगा। तो इस वीडियो में अभी तब तक हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी की इटली के एकीकरण की दूसरा चरण, आगे का चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, वो हमारा जो संजीवनी बूटी और हमारे लिए जो रामबाण
लक्ष्मण के लिए जैसे संजीवनी बूटी था उसे ना भूलें। हमें कमेंट जरूर करें जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।